अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक साहब। आज अदालत की ऑब्जर्वेशन आई है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच और लोग पॉजिटिव सपोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आइन के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के आवाम और ये बेंच और ये अदालत आइन के साथ खड़ी रहेगी और आइन के लिए जो कौम से कमिटमेंट है उसको पूरा करती रहेगी। और बहुत सारी चीज़ें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जब सच सामने आएगा तो बहुत सारी चीज़ें वाज़े तौर पर और सामने नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। गो कि इस वक्त कुछ लोग बहुत क्रिटिकल हैं। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बात क्यों कही? ये बात कही क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि जब से रेफरेंस दाखिल हुआ और उसके बाद से होने वाले जिस तरीके के इक़दाम जिसमें आइन शिकनी की गई और जो है वो फस्तायत की तरफ जाने वाले इक़दाम हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद दो ही रियासतें बनी, या तो फस्ताई रियासत बनती है या फिर यूनाइटेड सोवियत यूनियन USSR। तो आज की ये समात क्यों अहम थी और इस समात के अंदर और क्या कुछ हुआ, नासिर साहब से पूछेंगे। नासिर साहब, सबसे पहले तो आप ये हमें सबसे अहम बात ये बताएं कि जब आज रज़ा रब्बानी साहब ने अपने दलाइल शुरू किए और उन्होंने कहा कि रेफरेंस दाखिल होने के बाद से जो आइन शिकनी के वाक़यात हुए हैं और जिस तरह की इक़दामात हुए हैं, ऐसे लगता है कि वो फस्तायत की तरफ जा रहे हैं। क्यों कहा उन्होंने और उस पर बेंच का क्या कहना था? बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे, रज़ा रब्बानी साहब जो सेनेटर हैं और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये कहा था बेसिकली कि जो सिविलियंस थे उन्होंने ना सिर्फ आइन को नुकसान पहुंचाया और उसको फस्तायत के नोक पर उसको ये इनाम समझते रहे। यानी जिस तरीके से उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाया और उसको डैमेज किया, उसको वो इनाम समझ रहे थे और इस इदारे के ख़िलाफ़ भी बातें उठाई और इसको डैमेज किया। तो इस पे उसने वो ये कहना था कि जब इस तरह की बात हो रही हो, फस्तायत आम हो और इदारे और बड़े आइनी अहदेदारान आइन शिकनी की हौसलामंदी हो रही हो, तो फिर हिस्ट्री हमें ये बताती है कि फिर दो ही बातें होती हैं, या सोवियत यूनियन जो टूट गया था और या फिर वो फस्तायत रियासत का जन्म देती हैं। इस पे फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लोगों ने आइन के साथ खड़े हुए हैं और ये बेंच भी आइन के साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए तो और उन्होंने कहा जब आप जैसे लोग और इस तरह के जो लोग हैं जिनको यकीन मुकम्मल आइन पे तमाद हो, भरोसा हो, तो इस तरह जो हो तो वो फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और ये तमाम जगहों पे जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि जब ये सच सामने आएगा। और फिर ये भी कह रहे थे कि ये हमें मालूम है कि जो टॉलरेंस है, ये जो हमारी यानी कि बर्दाश्त है, वो कम होती चली जा रही है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जो आपकी पार्टी जिससे आप बिलोंग करते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी है, उन्होंने कितनी मुश्किलात हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा शहादतें देखी, उन्होंने मुश्किलात देखी, सेक्रीफाइसेस किए, उसके बावजूद आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमेशा सपोर्टिव रहे और आप जो है कोऑपरेटिव रहे और उन्होंने साथ दिया, पॉजिटिव एंड सपोर्टिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, और उन्होंने कहा कि यही इदारा भी इसी तरह इस नेशन की इसी कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ सर्व करता रहेगा, कौम को सर्व करता रहेगा। तो ये बेसिकली शुरू में ही उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि आइन जो है, आइन के साथ हम हैं और आइन के साथ लोग भी हैं। ये कहना गलत है कि अगर कुछ हिस्से लोग आइन शिकनी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग उसको बुरा भला भी कहते हैं। ये उनका कहने का ये मकसद नहीं, लेकिन इसमें जो सारी एक और जो क्रिटिकल चीज़ है कि जब सच सामने आएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें, गो के इस वक्त बहुत क्रिटिकल हैं लोग और सारा कुछ है, लेकिन जब सच सामने आएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निखर के सामने आ जाएंगी, सामने हो जाएंगी। तो अब हसनात, कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको इस सारी सिनारियों के अंदर जो बन चुका है, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, सियासी सवाल करें ना इनसे हसनात साहब से, जो सियासी रवैया है इनका, उसमें ये अदालत के इन रिमार्क्स के क्या बनता हुआ नज़र आता है कि ये क्या, आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हुई है। गो के जो मेच्योर लोग पूरे मुल्क में जितने लोग हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी एफर्ट थी, चाहे वो स्पीकर रूलिंग में जिस तरीके से एक एफर्ट की गई कि मुल्क में अनारकी हो और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप हों,
वो उसमें जिस तरह इंटरवीन किया, या जो उसने पहले जब जो लोग कह रहे हैं कि अदालतें खुली, सिर्फ जो है वो पोस्चर दिया कि जी अदालतें, तो उससे मामला ठीक हो गए, कोई प्रोसीडिंग भी नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी खुशहाइन बात क्या है कि जो हमारी अदालतें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की जी मुल्क में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रवेल करे। स्पीकर ने पूरी जो ईमान को जो है वो ख़त्म कर दिया, डिसोल्यूशन असम्बली कर दी, और कोई और की तरफ मामला जा रहे थे। तो उसमें जो जिस तरीके से उन्होंने क्लियर कट जजमेंट दी, और होप यही है कि जो डिटेल जजमेंट आएगी वो भी उतनी स्ट्रांग होगी, और उसमें चीज़ें होंगी कि क्यों स्पीकर की रूलिंग को हमने वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो बहुत तो नासिर साहब, ये जो बात है कि ज़ाहिर है अभी शॉर्ट ऑर्डर है, रीजनिंग आनी है, और जब अदालत ये लिखेगी कि स्पीकर की रूलिंग जो थी आइन की खिलाफ वर्जी थी या आइन के ख़िलाफ़ थी, फिर उसके बाद जो वज़ीर आज़म का इक़दाम है वो भी आइन की खिलाफ वर्जी है, और फिर सदर का इक़दाम भी आइन की खिलाफ वर्जी है। तो डिटेल रीजनिंग में आज भी जैसे जमाल मंदोखेल जो हैं, उन्होंने फिर अली ज़फ़र साहब से पूछा कि भाई जनाब, क्या हर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन जो है उसका मतलब ताहयात नाइली है? तो वहाँ पे वो फिर थोड़ा सा बदले। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिटेल रीजनिंग के अंदर, ज़ाहिर है अदालत ने जस्टिफाई करेगी, रीजनिंग देगी कि हम क्यों इस नतीजे पे पहुँचे कि हमने ये सारा कुछ कलअदम करार दिया, आइन से मुतसादिम करार दे के। तो कब तक आपका ख्याल है कि वो जजमेंट आ जाएगी? और फिर दूसरी तरफ एक और बात भी हुई है, वो भी आज आपसे पूछनी है। अली ज़फ़र एडवोकेट जो हैं वो चौधरी मोहम्मद अली का जो है हवाला देते रहे, और उस हवाले से इस बेंच की साख्त में कुछ एक बड़ी अहम चीज़ है, वो भी देखेंगे। तो आप बताएंगे डिटेल रीजनिंग कितनी मानी रखेगी? देखें आप, कयूम साहब यही बेंच था जिसने वो उसको सुना था सो मोटो, तो जाहिर है फिर यही बेंच उसको लिखेगा, और यही बेंच डिस्क्वालिफिकेशन देख रहा है। तो ये इसकी बड़ी अहमियत है, और इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन और यकीनन उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी वो डिस्कस करेंगे। ये नहीं हो सकता है, देखिए आइन शिकनी की बात बार बार हो रही है, और आइन शिकनी बहुत छोटी चीज़ नहीं है। आपको याद होगा कि आइन शिकनी, लेकिन नासिर साहब, हर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ आर्टिकल 6, ये भी तो बात है ना। आर्टिकल 6 पे मैं आ ही नहीं रहा, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात भी हो सकती है, लेकिन ये भी इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन ये हो सकता है कि कोई इस पे ग्राउंड बन रही हो, और एटलीस्ट, और नहीं तो कम से कम और कोई सज़ा हो सकती है, या मेरा तो ये ख्याल है कि इस पे डिस्क्वालिफिकेशन की, मतलब आप कह रहे हैं कि डिटेल रीजनिंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के सियासी मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकेगी? बिल्कुल मैं तो ये देख रहा हूँ 100% असरअंदाज होगी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है ना। ये कोई ट्रायल या कोई चोरी नहीं है ना, या कोई करप्शन का केस नहीं है। देखिए, करप्शन का केस में हैंगिंग नहीं होती, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बहुत सारे ख़तरनाक इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं। अभी इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का मुस्तकबिल का मामला है, लेकिन बहरहाल ये ख़तरनाक वो है, जोन है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, रज़ा रब्बानी साहब जो हैं वो उन्होंने आज अपने आर्गूमेंट के अंदर ये कहा कि जनाब कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन जो कि फॉरेन फंडेड भी हो और मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ भी काम करे, तो भी वो कानून के मुताबिक जो है अगर डिस्क्वालीफाई होता है इन इल्ज़ामात के तहत, तो वो बाकी मादा मुद्दत जो है पार्लियामेंट की उसके लिए नाअहल होगा, जबकि सदारती रेफरेंस में जो है वो ताहयात नाअहली मांगी जा रही है। तो बुनियादी तौर पे रज़ा रब्बानी साहब यही कह रहे थे कि आइन जो है वो ये कहता है कि अगर डिफेक्शन हो तो फिर उसके बाद वो सीट खाली होगी और उसके ऊपर इलेक्शन हो जाएगा, और वो चाहे तो दोबारा लड़के आ सकता है। तो वो ये कह रहे हैं, वो यही बात की थी। और दूसरी बात उन्होंने रिजिग्नेशन के हवाले से भी बात की है। रिजिग्नेशन के हवाले से बात की थी कि देखें, पाकिस्तान का कल्चर मुख्तलिफ है वेस्ट के, आप उसको वेस्ट की नज़र से ना देखें। उसकी रीज़न ये है कि वेस्ट में जब कोई ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो मिनिस्टर फ़ौरन रिज़ाइन करता है, लेकिन पाकिस्तान में वो कल्चर नहीं है। पाकिस्तान में देखो, जो अरिस्टोक्रेट है या जो बहुत अमीर लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्रोफेशनल आदमी या एक वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर, या ऐसा बंदा जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत की भी हो, वो अगर एक दफ़ा रिज़ाइन कर दे तो फिर वो उसने एक लफ्ज़ बोला था, पॉलिटिकल वाइल्डनेस में गुम हो जाता है। यानी वो कह रहे थे कि अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई बहुत बड़ा खानवादा है आपका,
फिर तो शायद आप ना गुम हो, लेकिन अगर एक आम पॉलिटिकल वर्कर हैं फिर आप जो है ना वो फिर उन्होंने कहा था कि मैं पर्दा सियासत से गायब हो गायब जाते हैं। फिर अच्छा, इसी में जो है उन्होंने अपना जिक्र भी किया वो था। अपना जिक्र भी किया था, लेकिन वो क्यों किया था? वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जी आपने भी तो जो है वो किया था, नहीं रिज़ाइन नहीं किया था, कि आपने भी पार्लियामेंट अपनी पार्टी की हिदायत पे अमल किया था, आप रोते रहे आप, लेकिन आपने वोट दिया था, और किसको? फौजी अदालतों के हक के अंदर। बेसिकली हुआ ये था कि जब वो ये मिसाल दे रहे थे ना, अपनी मिसाल दी थी कि देखिए मैं पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे अपनी मिसाल देनी पड़ रही है कि जब मैंने रिज़ाइन किया था तो मैं बिल्कुल नो बॉडी बन गया था, यानी कि मुझे कोई पूछता नहीं था, या मतलब मैं वाइल्डनेस में चला गया था। तो उस पे फिर आखिर में जस्टिस मुनीब आपने कहा था कि पहले उन्होंने ये कहा कि अगर आपसे बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल करूं, और सवाल ये है कि जब मिलिट्री कोर्ट्स की जब डिबेट हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात चल रही थी 21वीं, तो फिर आप रोए थे और आपने ये कहा था कि मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं पार्टी का मेरा वोट जो है पार्टी की अमानत है। ये आपने क्यों किया था? क्या आपने ये सोच के किया था कि अगर आपने वोट ना दिया तो ये ख़यानत होगा? तो उस पर उन्होंने जवाब दिया था, नहीं, इसकी ये रीज़न थी कि मेरे में वो मॉरल करेज नहीं थी कि मैं दोबारा वाइल्डनेस में चला जाऊँ, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल है एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए। तो ये उनका बेसिकली जवाब था, और उनका कहने का मतलब था कि ये पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये जस्ट लाइक डैट नहीं है, ये उन लोगों का मसला नहीं है कि जो बहुत अमीर है और वो टाइम पास करने के लिए पॉलिटिकल। बिल्कुल, ये उन्होंने कहा कि जी मेरे अंदर जो है इस्तीफ़ा देने के बाद के हालात को फेस करने का हौसला नहीं था, ठीक ना, इनकरेज नहीं थी, और मेरे पास इस्तीफ़ा देने की अखलाकी जरूरत, मॉरल करेज भी नहीं थी मेरे पास कि मैं उसके बाद जो है इस्तीफ़ा दे देता। तो इस पे वो अदालत मुतमिन होगी थी आपके ख्याल में? नहीं, वो बस ज़्यादा उन्होंने फिर कुरेदा नहीं था। उसके बाद फिर वो अली ज़फ़र साहब, उन्होंने अपना कंक्लूड कर दिया था आर्गूमेंट, फिर अली ज़फ़र साहब आए थे, और अली ज़फ़र साहब के तो आपको मालूम है, उन्होंने तो आते ही साफ कह दिया था कि प्रेसिडेंट ने 2 क्वेश्चन किए, एक डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 62 है, जिस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं उस बात पे जाऊँगा कि क्या एक ऐसा आदमी जो डिफेक्ट करता है तो उसका वोट काउंट होना चाहिए कि नहीं, और वो यही कहना चाह रहे हैं कि उसका वोट काउंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे रज़ा रब्बानी साहब के आर्गूमेंट मुकम्मल हुए तो उमरता बंदियाल साहब ने कहा कि जी आपके आर्गूमेंट बड़े हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, कि आप जो रज़ा रब्बानी साहब, यू आर वॉइस ऑफ रीज़न एंड एक्सपीरियंस हैं हमारे लिए। तो ये उमरता बंदियाल साहब ने उनको कहा। अच्छा, हसनात साहब, आज अदालत की कार्रवाई में एक अली ज़फ़र साहब ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपने आर्गूमेंट शुरू किए हैं। अच्छा, आर्गूमेंट शुरू करते वो तारीख की हवाले दिए उन्होंने कि फ़लाँ प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो चौधरी मोहम्मद अली पे आके रुके, और उन्होंने कहा कि चौधरी मोहम्मद अली ने यूँ के लफ्ज़ जो है कि मैंने क्यों इस्तीफ़ा दिया, वो ये था कि मेरे साथी मुझे छोड़ गए थे, इसलिए मैं ख़त्म हो गया। अब अच्छा, चौधरी मोहम्मद अली साहब से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत भी बेंच के अंदर मौजूद है, तो अली ज़फ़र साहब जो हैं उनका आर्गूमेंट यहाँ से शुरू करना आपको कैसा लगा? देखिए, ये अच्छे वकील जो हैं वो इन चीज़ों को बड़ा नोट करते हैं, अमूमन फैसले भी वो साइड करते हैं जब बेंच में बैठे हुए लोग जो है ना आथर हों, और वो अपने उस हिसाब से वो करते हैं कि जी आपका जजमेंट है, माय लॉर्ड का है, और उसमें ये मैंने नोट किया है, ये अली ज़फ़र साहब ने नहीं, बहुत से लोग जो वकील, जो सीनियर वकील हैं, समझदार वकील हैं, वो ऐसे ही करते हैं। तो अली ज़फ़र साहब ने भी ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर के वो दादा थे, जो खालिद अनवर साहब जो हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के ससुर हैं, ससुर भी हैं और हाँ, चचा भी हैं। और चचा भी हैं। तो चौधरी मोहम्मद अली जो हैं उनके बेटे हैं खालिद अनवर साहब। इनके अपने वालिद भी जो थे वो ब्यूरोक्रेट थे, मुनीब अख्तर साहब। हाँ, मुनीब अख्तर साहब के। जी जी। तो चौधरी मोहम्मद अली साहब की तो मतलब दादा की तारीफ की, तो वो मतलब दादा आर्गूमेंट था। हाँ, ये वो देखिए, वो हाँ, ये एक तो दादा डॉक्ट्रिन, दादा पोता डॉक्ट्रिन, एक तो वो उन्होंने इस पे बात की ना हिस्ट्री पे, दूसरा उन्होंने आज एक नया आर्गूमेंट दिया जो मेरा ख्याल है कि मुझे तो लगा कि वो प्रजलाई के लिए आपको समझ आया मुस्लिम लीग काफ नहीं। देखिए, पहले तो आर्गूमेंट देख लेते हैं कि आर्गूमेंट क्या दिया। उन्होंने कहा कि जी वोट डलेगा लेकिन गिना नहीं जाएगा, ये डॉक्ट्रिन उन्होंने दिया है। काउंट नहीं होगा, गिना नहीं जाएगा ना, कि डिफेक्शन की सूरत में वोट हो जाएगा लेकिन वो चैलेंज वोट तस्वर होगा, वो गिना नहीं जाएगा। और वो बड़ा वाज़ेह है कि नेशनल असम्बली में तो इस तरह हुआ नहीं। वो उन्होंने किसी डिफेक्टिंग या पीटीआई के मुनारिफ
अरकान से वो वोट डलवाए ही नहीं। वहाँ पंजाब असम्बली में मसला है कि वहाँ तकरीबन 24 के 28 लोग हैं पीटीआई के जिन्होंने वोट दिया है हमजा शहबाज को, तो वो मेरा ख्याल है वो फोकस है उस तरफ, और मेरा अगर वो इस तरफ, लेकिन वहाँ दो बातें हुई। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अब्सटेन की बात की उन्होंने, कि जब अब्सटेन कब अगर एक पार्टी कहती है कि जी आपने वोट डालना है और वो अब्सटेन करता है तो फिर वहाँ क्या होगा इसका कीमती। दूसरा जो जैसे जमाल मंदोखेल ने आर्टिकल 95 की 4 का कहा, जिसमें कहा है कि जो रेजोल्यूशन है वो पास होगी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, तो मेजॉरिटी मेंबर में जो है वो भी हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनके वोट काउंट नहीं होंगे। कोई पार्टी तशखीस नहीं है वहाँ पे, मेंबर पार्लियामेंट का लफ्ज़ है। हाँ, बेसिकली ये भी बात की थी जो जस्टिस मंदोखेल साहब बात कर रहे थे कि 95-4 में तो उसी वक्त डिसाइड हो जाएगा ना कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अब मेजॉरिटी नहीं कमांड करते। 95-4 समझा दें ज़रा, मुझे समझ नहीं है। 95 एक्चुअली तहरीक अदम एतमाद है, और उसकी सब आर्टिकल 4 जो है वो उसका प्रोसेस है कि अदम एतमाद कैसे होगी। ठीक है, प्रोसेस है कि जैसी रेजोल्यूशन पास हुई, मेजॉरिटी ने उनका हक में वोट नहीं दिया तो प्राइम मिनिस्टर तो उसी वक्त चले गए ना, ही स्टैंड लॉस्ट, मतलब उनकी मेजॉरिटी का। लेकिन आर्टिकल 63 का एक पूरा प्रोसेस है जिसमें पहले पार्लियामेंट्री पार्टी हेड उसको सुन भी सकता है, उसके बाद उसमें शो कॉज दे सकता है, उसके बाद चाहे तो वो माफ़ भी कर सकता है, और अगर वो समझता है कि नहीं ये इसने ज्यादती की है तो वो उसको डिस्क्वालीफाई करके फिर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, फिर इलेक्शन कमीशन अपना प्रोसेस करेगा 3 महीने में, फिर वो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी। तो वही कहते हैं ये क्या आप बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 95-4 तो उसी वक्त डिसाइड कर रहा है और आर्टिकल 63 का तो एक प्रोसेस है, तो फिर ये आपकी बात में कुछ वजन नहीं लगा। हाँ, वही मतलब कि 95 का प्रोसेस जो है वो फौरन जैसे ही कंप्लीट होता है प्राइम मिनिस्टर वो है, और फिर उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होना है, और उसका पूरा मैकेनिज्म इसके अंदर मौजूद है। तो ये कैसे ताहयात कैसे हो सकती है? मतलब अगर मंदोखेल साहब की दोनों चीज़ों को मिला के जमाल साहब की, हाँ काउंट कह रहे थे कि वो चैलेंज एग्जैक्टली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक तो आइनी वायलेशन, हर किस्म की आइनी वायलेशन ताहयात नाइली नहीं होती है, और उसको आप अगर इधर इसके साथ जाएं तो फिर क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है? देखें कयूम साहब, अभी तो इस पे तो अभी आर्गूमेंट्स चल रहे हैं ना, तो अभी देखें कल जफ़र साहब क्या कंप्लीट करते हैं। लेकिन बहरहाल जो है ताहियात पे तो वो वैसे भी एम्फेसिस नहीं कर रहे ना अली जफ़र साहब, वो तो काउंट पे वो कर रहे हैं। वो असल में आपको याद होगा कि जो वो समीउल्लाह बलोच केस में ये आए थे और अली जफ़र साहब ने आर्गूमेंट किए थे, और उन्होंने उसमें ये स्टैंड लिया था कि ताहियात नहीं, आप 3 साल या 5 साल तक इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एक मेंबर को। तो ज़ाहिर है वो अपने उससे फिरना नहीं चाह रहे। तो जो मुझे लग रहा है वो ये है कि लाइफ टाइम तो मे भी ना हो, लेकिन जो असम्बली चल रही हो उस पर एक पॉसिबिलिटी है या 5 साल की या 3 साल की, ये जो भी इस तरह की कोई कदगन हो सकती है कि इंटरप्रिटेशन, क्योंकि जो आपने 62(1)(f) में इंटरप्रिटेशन समीउल्लाह बलोच में की, वहाँ भी तो ऐसे ही था ना, तो किया। देखें हालात बड़े चेंज होते हैं, डिफ़िकल्ट बेंच है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब स्पीकर रूलिंग का मामला चल रहा था तो सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, बेंच उधर जा रहा है, तो सिग्नल भी वही दिए गए, लेकिन आखिर में कुछ और हुआ। एक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस बेंच को, चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो किस तरफ जाएंगे। वो मेरा ख्याल है कि जब फैसला आएगा तो मे बी वो ऐसी चीज़ हो जो आर्गूमेंट में वो ना हो। ये हमने देखा है, जैसे काजी फैसा केस में देखा है, एफबीआर को मामला भेज दिया, एक पूरा वो प्रोसेस बता दिया कि ये करें, उस पर पहले बात नहीं की। इसी तरह जो ये स्पीकर को जिस तरह ये मामला भेजा तो एक पूरी एक डायरेक्शन दी कि जी ये करे, इतने दिनों में करे। तो यहाँ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं उमर रज़ा बंदयाल और जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाज, तीनों का तकरीबन मुख्तलिफ केसेस में हमने देखा कि एक ही साथ वो चलें, तो वो अब कोई प्रेडिक्ट मैं नहीं कर सकता कि वो क्या करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, होगा इंटरेस्टिंग डेफिनेटली। मुझे तो उसमें बड़ी बहुत सारी चीज़ें, अगर हम इसको माजी के साथ देखें नासिर साहब, 3 नवंबर 2007 का वाक़या जो है, फिर 2009 को जो है जजमेंट आई सिंध हाई कोर्ट बार की जजमेंट, ठीक है, उस सिंध हाई कोर्ट बार की जजमेंट के आने के बाद फिर उस जजमेंट की बुनियाद पे हाई ट्रीजन एक्ट के तहत मुकदमात शुरू हुए थे, ठीक है ना। तो एनीवेज देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता, अब किस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है या नहीं है
मेयरली आया, बात ये है इससे कि इफेक्ट कयूम होगा कि साहब, नहीं होगा? एक आपने आइन की वायलेशन की और कासिम सूरी जो है वो हीरो बन के फिर रहे हैं हाँ। हर तरफ। मतलब जो ये- कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कर रहे हैं लोग, उनको आप हीरो बना रहे हैं, हाँ। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चल रहे हैं उनको आप जलसे में ये दावत मैं भी कह नहीं रहा हूँ दे ना रहे। तभी तो रजा रबानी साहब ने लफ्ज़ बोला है फैशिज्म के नोक पे इनाम। कल आपने तो वो इमरान खान साहब की वो जो स्पेस पे वो जो उनका प्रोग्राम था वो नहीं देखा मैंने, 5 मिनट सुना। नहीं, वो फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि 2022 में हमारा एक बंदा पाकिस्तान का स्पेस पे जाएगा, तो ये वो वाली स्पेस थी क्लाइस में। तो अब देखिए वो उन्होंने कल जो मैंने सुना ना 4-5 मिनट, वो कह रहे थे कि जी ये पार्लिमानी जो सिस्टम है यही वर्केबल नहीं है पाकिस्तान में, इसका बड़ा अजीब है, लोगों को मुतमईन करना पड़ता है, एमएनए फंड के पीछे भागते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, मैनेजमेंट नहीं होती, ये वो। अब देखें वो सिस्टम के पीछे पड़ गए। तो फिर ठीक इतना है ना, खतरनाक अगले आदमी, अगले इलेक्शन और में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का मेन कंपोनेंट है पार्लिमानी, हाँ। और यहाँ आप कह रहे हैं पोलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन करें। वो कह रहे हैं, अगला कह रहा है कि सदारत जो निज़ाम है यही ये पार्लिमानी निज़ाम ही वो- काबिल अमल नहीं वो है, कहते ये हैं कह ये रहा वर्केबल नहीं है, ये इंग्लैंड में है जहाँ सेंस है, मोरालिटीज की बात है, यहाँ कौन सी मोरालिटीज है। अच्छा। तो वो कहीं और जा रहे हैं। अगर इमरान खान साहब को पंजाबी कहने डक्का न लग गया तो फिर आप कुछ भी लग जासी उनको अपनी कौम के ऊपर एतबार नहीं है। यानी हर पॉलिटिशियन का ये काम है, पहला जो लीडर होता है वो अपनी पार्टी में एतमाद देता है, अपने लोगों में एतमाद देता है, अपने अवाम में एतमाद देता है। ठीक है, आप सिस्टम से लोगों ये सिस्टम से लोगों को आप क्या कर रहे हैं यार, हाँ। ये मुझे तो समझ नहीं आखिरी है। दिन कहेंगे वर्दी मुझे पहना दे और मुझे सिविलियन मार्शल लॉ, मतलब वो उनका बन ही तक बन ही गए, सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन ही गए थे वो। जारी बात है, उनको सब कुछ अगलों ने प्रोवाइड किया, पॉलिटिकल मैनेजमेंट दी, लेकिन मसला ये है कि वो बजाय इसके कि गवर्नेंस पे तवज्जो देते, उन्होंने कहा जी राना सनोरा पे 20 मन कितनी 20 किलो चरस डाल। ये आप देखें ना, ये वो चीज़ें हैं जो सियासी मुखालिफिन को, हाँ, और मीडिया। सियासी मुखालिफिन को अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी गवर्नेंस से, अपनी अच्छी पॉलिसियों से मात देने के बजाय चर्च पा दियो, गांव पा दियो, और मीडिया। बकरा चोरी कर दो, मीडिया ये कर सारे दो, लिफाफे, मीडिया सारे का सारा लिफाफे। नाज़िर साहब आप भी लिफाफे, जज, अब जजों पे- हसनात साहब आप अब इमरान खान से मोहब्बत के बावजूद लिफाफे। देखिए अच्छा, हमने जज- इमरान खान साहब को उस वक्त हमने जब ये लोग कोई पूछता भी नहीं था ना, तो हम खान साहब के साथ थे। खान साहब का बड़ा मजे का है, नासिर साहब जो उनके साथ भी हैं वो या तो करप्ट है और या फिर वो जो है ना वो चोर है। हाँ, ठीक है ना, ये बिल्कुल- और वो उसने लेकिन- माल खाया। लेकिन बात ने कयूं साहब और डॉन ने तो बहुत माल खाया। हाँ, पॉलिटिशियंस जो हैं, पॉलिटिशियंस को आप जितनी मर्जी गाली दें, लेकिन उनकी क्वालिटी होती है कि वो रास्ता निकालते हैं। ठीक है, लीडर वो होता है जो रास्ता देता है, लीड करता है और लोगों में कॉन्फिडेंस देता है। भुट्टो साहब ने क्या किया था, 71 में मुल्क टूट चुका था, बहुत बुरी हालत थी। आप 90,000 उन्होंने फौजी छुड़वाए, ज़मीनें वापस ली, और भी बहुत सारे, मतलब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत सारी अचीवमेंट्स की। और भी पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने भी ये काम किए हैं। मैं ये नहीं सिर्फ भुट्टो साहब कह रहा हूँ, सारे पॉलिटिशियन जो होता है वो लीड करता है, होप लेके आता है। होप लेके आता है, मुल्क में होप लेके आता है, लेकिन ये डिस्पोंडेंसी नहीं करता। ये बहुत खतरनाक बात नफरत है। की सियासत जो है ना, नफरत वो की लीडर तो सियासत। नहीं। और हाँ, यही सही अब देखें ना, सियासत तो नफरत ये की तो हो रही है फाशिज्म है ना, ये तो कि जी वो अब इतने फस्ताइयत- खा गए फस्ताइयत है। कि जी फलां, हर एक और हालात माहौल ऐसे बना दो कि जो है वो बात डायलॉग ख़त्म हो जाए, डायलॉग ख़त्म हो जाए, गाली गलोच। और फिर जब आप पॉलिटिकली फंसते हैं तो फिर बकौल DGISPR के आप फौज के नुमाइंदों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जनाब इसका कोई हल निकालें, और फौज को कहते हैं कि आप अपोजिशन के साथ बात करें। वही के उतरा पहले जब रेफरेंस था सेनेट इलेक्शन, बजाय इसके कि आप पोलिटिकल पार्टी से बात करें इसको, उसमें आप परवेज़ लाई को देखेंगे, उसने पंजाब में भी डायलॉग किया ना और वहाँ सेनेटर अनअपोज करा दिया। आप क्यों नहीं करते? इसी तरह यहाँ आपने सुप्रीम कोर्ट के कंधे इस्तेमाल किए, जब कंधा नहीं दिया तो आप गुस्सा आ गया, और आपने ये तक इतला है और फिर मेरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीरों के ऊपर आपकी पार्टी ने जूते मारे। ये क्या, मैं इससे ज़्यादा बातें आ रही हैं। रेफरेंस तक कहा कि रेफरेंस करो, वो फिर समझदार 2-3 लोग थे, मेरा ख्याल है खालिद जवेद खान साहब का भी ये आखिरी- रेफरेंस दाखिल करनी है। इमरान खान साहब ने कहा कि जी इन 5 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दाखिल। ये कंसिडरेशन थी, और ये ये हालात थे, इन्हीं और के- अपील तो हो गई, वो एप्लीकेशन तो दी ना कि जी ये 5 जजेस माइंड अपना डिस्क्लोज कर दिया, फुल कोर्ट बनाए, जस्टिस कादी फैसला एतमाद नहीं रहा उनके के ऊपर। जस्टिस कादी फैसला के मामले में हमारी गलती हुई, ये हुआ, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली देखें, इस तरह की शिफ्टिंग और इस तरह सिस्टम को बुरा भला कहना, इदारों को कहना, मेरा ख्याल है कि ये बहुत नुकसानदेह है। अच्छा नाज़िर साहब, आप कुछ कहने लगे थे, वो अब रुक गए आप। नहीं सॉरी, मैं वो स्लिप कर गया। अच्छा, नहीं यही बात हो रही थी ना कि वो जब बात कर रहे थे ये
कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस बनाने का, और ये अभी फिर अदम एतमाद भी कर दिया, तो आप कुछ कहने मैं लगे ये थे कह रहे थे कि रेफरेंस बनाएंगे, इन्हीं जजेस के पास आएगा ना, यही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठेगी ना, तो यही जजेस बैठेंगे, चीफ साहब भी यही होंगे और उसमें काजी फाइज ईसा साहब भी होंगे। तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है और फिर आप इन्हीं जजेस के पास जाके कहेंगे कि जी आपको हमें आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए आप लोग हट जाएं। तो ये नासिर साहब, आप संजीदा नहीं लेना शुरू हो गए खान साहब को? नहीं, मेरा मतलब है मेरा सर में ना वो सर में दर्द हो जाता है। अटॉर्नी जनरल का क्या इतला है जी, कौन आ रहा है? यार अटॉर्नी जनरल के हवाले से अभी तक कोई इतला नहीं है, लेकिन सुना यही जा रहा है कि शायद अशतर और साफ साहब जो नहीं, हैं। मेरा ख्याल है कल शाम की जो इतला थी, क्योंकि यहाँ चेंज होता है, अशतर साहब साहब को तो आज सुना है उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कोई उनको टास्क दिया कि पंजाब के मामलात आप देखें और वहाँ एडवोकेट जनरल एडवोकेट जनरल या जो भी अच्छा, कानूनी legal, मशीन, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा स्पेस है, नून लीग भी सारी जो क़यादत है वो वफाक में आ गई है, वहाँ हालात हैं ना समझ न सिलसिला। अब मुझे बताएं, कल भी मैंने बात की कि यहाँ अगर आपने डिफेक्टिंग नंबर पूरे करके, ज़रूरी था कि आपने अलीम खान या जो हैवी वेट लोग थे उनसे भी डिफेक्शन करानी थी, तो अशतर साहब को मेरा ख्याल है वहाँ टास्क दिया गया कि वहाँ अब पंजाब के मामलात करें। यहाँ जो है 3 लोगों का नाम लिया जा रहा है, जो एक सलमान भट्ट साहब, उनके लिए साग डार साहब, और भी एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी उनके लिए स्पोर्ट में कर रही है कि उनको अटॉर्नी जनरल बनाए। दूसरे हैं जैद हामिद साहब, गो कि वो 2002 से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन उनके लिए जो मौजूदा लॉ मिनिस्टर हैं आजम तारड़ साहब, वो कहते हैं बड़े नफीस आदमी हैं, उनको अटॉर्नी जनरल लाया जाए। और तीसरे जो हैं वो हैं फैसल नकवी, उनका नाम लिया जा रहा है, फैसल नकवी का नाम। फैसल नकवी, नासिर साहब, डोंट यू थिंक ही इज टू यंग टू हैंडल दिस पोस्ट? वो थोड़े जज्बाती भी है। जज्बाती भी है, टू यंग भी है। This post required more maturity. मतलब he is legally very mature, very good person. बट मेरा ख्याल है कि उनको अपनी प्रैक्टिस पे इस वक्त अभी उनकी उम्र नहीं है अटॉर्नी जनरल के लिए। मेरा ख्याल है कि यहाँ भी ये है सोच कि ताकि केस की प्रिपरेशन जल्दी हो। अब जिस तरह आप कहते हैं कि वो मिच्योर हो, तो वो यहाँ ये भी होता है एडजस्टमेंट ही। अनवर मंसूर खान ने तो जिस तरह थे वो माशाल्लाह बड़े मिच्योर थे, तो लेकिन आप ये ना कहें आप फिर कहीं और की भी चॉइस है ना ये क्या? फैसल नकवी साहब का नाम जो है फिर किसी और की कॉन्सेंट भी है, फिर ये कहें ना। और ये आपको पता है इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था सीनियरिटी प्रिंसिपल के खिलाफ भी। तो देखें यहाँ जुडिशल कमीशन के मेंबर एक वर्ड बड़ा कीमती होता है। अच्छा, चलें, बहुत इनकी रिसेंटली तारीफ भी हुई थी। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इशारा आप समझ ही गए हैं। तो वो देखें, अटॉर्नी जनरल इज अ ब्रिज, मतलब कि चीफ जस्टिस की राय शामिल होती है अटॉर्नी जनरल की। इफ्तिखार जोशी साहब ने मुनीर मलिक साहब को नहीं लगवाया था इनफॉर्मली, तो ये सारे गुलजार साहब ने अटॉर्नी जनरल इज अ ब्रिज इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट एंड द बहुत गवर्नमेंट। सा काम जुडिशरी के मुतल्लिका होता है, उनको भी कंसर्न होते हैं कि कोई टीम लीड जो है। अली सफर साहब के जो हैं वो आर्गुमेंट जो हैं वो जनाब जारी हैं, और मेरे ख्याल है ईद के बाद ये मामला जाएगा। और ये कल जो है अगर 10 मिनट और होंगे अली जफर साहब को दिए उन्होंने। अली जफर साहब जो हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि वोट ना गिना जाए, और अब आगे जाके वो इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ किस तरह से अदालत को कायल करते हैं वो देखेंगे। और फिर कल जो है मखदूम अली खान साहब अपने आर्गूमेंट्स करेंगे, 10 मिनट उनके होंगे। बाबर रवान साहब मुझे नहीं लगता कि आर्गूमेंट कर पाएंगे। मेरे दोस्त तो आएंगे, मुझे लगता नहीं है कि वो आ पाएंगे, क्योंकि उसके बाद अदालत कह रही है कि कल के बाद जो है बेंच नेक्स्ट वीक अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये ईद के बाद चला जाएगा। क्या ख्याल है? और मेरा नहीं, मुझे फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा कि कोर्ट इंटरेस्टेड है, लेकिन हो सकता है उनको सुन भी लें। लेकिन वो जो कुछ कहना था अली जफर साहब बहुत अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। ये ईद के बाद ही जाएगा मामला, ईद के बाद ही जाएगा। तो जनाब बिल्कुल बात वहीं पे आएगी जनाब। जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज जो है वो शुरू में अपने बात की, और वो यही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ अदालत भी खड़ी है, और जैसे सच आएगा तो जो लोग बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं उनको भी समझ आ जाएगी, और सच के सामने आने से बहुत कुछ जो है वो सामने आ जाता है। हाँ, सच सामने आ जाएगा तो बहुत सारे मामला जो कि क्रिटिकल भी हैं वो भी जो है उनको पता लग जाएंगे। तो सबको सच सामने आने की जो है वो इंतज़ार है, देखते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर होनी चाहिए, सच सामने आए या ना आए, अदालत को कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ ही खड़ा होना है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।